तो बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड मैं आपके लिए अभी जो सीरीज है, फर्स्ट लेसन मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत सारे आएंगे अभी लेक्चर्स। तो दिस इज द फर्स्ट वन बीइंग इंट्रोडक्शन। काफ़ी सारे बेसिक बातें आपको बताई जाएगी। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, और अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है। देखिए, बेसिकली आपको अकाउंट्स का मतलब तो पता है, होल्डिंग कंपनी आपको पता नहीं है। तो एक बार यदि होल्डिंग कंपनी पता चल जाए देन हम उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सिलेबस जो आपके इसमें डिजाइन किया गया है, तो उसमें पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह हम डिस्कस करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा हमें आप होली ओन सब्सिडियरी, पार्टली ओन सब्सिडियरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंस बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है और उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर हमें सिंपल प्रॉब्लम्स जिसमें सिर्फ 2 कंपनी इन्वॉल्व रहेगी वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में रखा गया और वही पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हमें पढ़नी है और ये सब बातें पढ़नी है, पर ये सब बातें कहाँ लिखी जाती है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, आपने कंपनीज एक्ट के बारे में सुना होगा नाम। वहाँ पे कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई है कि कब कब किसी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। ये कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है, लेकिन साथ में उन्होंने कंपनी एक्ट 2013 में ये भी लिखा है कि जब भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में जो बातें कही गई है, हम पूरे लेक्चर के दौरान हम उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम कवर करेंगे। फिर रिक्विजिट मतलब होता है कि भाई आपको पहले से क्या आना चाहिए। तो चलिए सर, ये जो हम पढ़ेंगे ना अभी, उससे पहले आपको ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सर क्या जानकारी होना चाहिए, तो पहले तो आपको शेड्यूल 3 पता होना चाहिए, इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ ये पता होना चाहिए कि हाउ डू वी कंट्रोल अ कंपनी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये पूरा कंट्रोल के ऊपर है। हाँ, हम पढ़ेंगे भी टेक्निकल डेफिनेशन, वहाँ देखोगे कि कंट्रोल वर्ड ये चैप्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं ये पहले हमें पता होना, उसके बाद हमें ये समझेगा कि कौन किसको कंट्रोल करता है तो क्या करना पड़ता है, ये इस चैप्टर में करना है। तो बेसिकली हम किसी कंपनी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है नहीं, सब किसी न किसी को कंट्रोल करता है ना। हमारे माता पिता हमें कंट्रोल करते हैं, हम किसी और को कंट्रोल करते हैं, ऐसा कंट्रोल कंट्रोल करते रहते हैं ना हम लोग। टीचर स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, तो एवरीबॉडी कंट्रोल समवन। तो ये कंट्रोल कैसे होता है कंपनी के केस में, कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पढ़ना। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर यदि आपको नहीं समझा तो आपको आने वाला हर एक लेक्चर में परेशानी होगी। तो while we are setting the tone of the accounts of holding company, you should must study it thoroughly। and आपको जो भी हम ये इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं यदि इसमें कहीं पे भी डाउट रहता है तो आपने पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी पहली बार अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी की पढ़ाई करने जा रहे हो, इसके पहले कभी भी आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया है। तो चलिए हम ये 2 जो प्री रिक्विजिट है उसको यदि देखें, तो फर्स्ट पे हम यदि फोकस करें तो आपको क्या, आपको शेड्यूल 3 के बारे में पता है बच्चों, आपको पता भी होगा तो मे भी आपने शेड्यूल 3 नहीं सुना हो, लेकिन उसके जैसा आपने काम किया है। तो शेड्यूल 3 में बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज कि आपकी बैलेंस शीट की फॉर्मेट क्या है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की फॉर्मेट क्या है, किसके लिए, कंपनी के लिए। तो आपको यदि ध्यान दूँ, थोड़ा बचपन में यदि लेके चलूँ आपको मैं, तो आप ना, ये कौन सा कलर आ गया, आप ध्यान दो, जब आप 11th में पढ़ाई किए थे तो आप बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते थे। तो इसकी फॉर्मेट कैसी थी, आप बैलेंस शीट ऐसा बनाते थे, है कि नहीं है, इधर साइड एसेट रहता था और इधर साइड लायबिलिटी रहता था। गलत बोल रहा हूँ,
नहीं सर, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, इतना आता है मुझे। और आप सर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का भी बता दो ना फॉर्मेट। अरे उसका भी तो ऐसा ही रहता था, ये रहता था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। करेक्ट है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। तो इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है ये। और सेम आप जब, ये तो हमने 11th में पढ़े थे प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट। लेकिन हमने 12th में भी कुछ खास नहीं किया, वहां पे भी हमने पार्टनरशिप का जब फाइनल अकाउंट पढ़े थे, मतलब आप जब पढ़े होंगे, तो भी सेम फॉर्मेट हमने यूज किया था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही यूज किया ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में यूज होता है और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, तो कंपनी को अलग से कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जहां पे फॉर्मेट बताया गया है कि आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी और प्रॉफिट लॉस बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ऐसा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए और प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट के लिए कोई भी फॉर्मेट की अलग अलग से कानून नहीं है जिसको फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया हो। लेकिन कंपनीज एक्ट में कंपनी के लिए कैसा फाइनल अकाउंट रहना चाहिए, उसके लिए जो फॉर्मेट दिया गया है, और वो फॉर्मेट के क्या नियम है, नोट्स ऑन अकाउंट में क्या रहना चाहिए, उसके जो आइटम्स है उसके मतलब क्या है, और उसकी क्लासिफिकेशन कब हम वो आइटम में करेंगे, वो सब चीज़ की जानकारी दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। आपको मैं बता देता हूँ, एमसीए की साइट से आप शेड्यूल 3 डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा है वो, और उसको आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मली यदि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो जरूर आप ग्रेजुएशन के 5th या 6th सेमेस्टर में हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कई बार ये सिलेबस में हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा करके। तो उसके पहले आप ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर तक और 5th सेमेस्टर तक तो आराम से एक बार कंपनी का फाइनल अकाउंट तो आपने सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो कंपनी का जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है वो दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, व्हाट आर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं, आपने इसके पहले फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो कंपनी के फाइनल अकाउंट में आती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वो लोग अकाउंट नहीं बोलते, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं। एक और बनता है बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन तीनों का जो नोट्स टू अकाउंट रहता है वो भी रहता है, नोट्स ऑन अकाउंट्स। इनके अंदर के जो आइटम्स है उसकी डिटेल्स के लिए एक नोट्स बनाना होता है हमें, वो भी उसका पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ बताई गई है, ये कंपनीज एक्ट में और बताई गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। और साथ में ये बताया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है, लेकिन उसका फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से रहना चाहिए। अब शेड्यूल 3 में फॉर्मेट क्या है, तो सर वो बता दो। तो ये तो आपको समझ गया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब शेड्यूल 3 में कैसा रहता है कि आपको उन्होंने ऐसा खड़ा फॉर्मेट दिया है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट, जिसके हिसाब से ऊपर में हम लिखते हैं लायबिलिटीज और नीचे में हम लिखते हैं बेटा एसेट्स। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल था, इधर साइड एसेट लिखते थे, इधर साइड लायबिलिटी लिखते थे। लेकिन जो शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो ऐसा है, ऊपर में लायबिलिटी आपने इससे पहले देखा भी होगा, पहले लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, बराबर है। फिर हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, बराबर है। फिर हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज, यहाँ लिखते हैं हम नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स।
इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आपने स्टडी किया होगा, और यदि आपने नहीं किया होगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अभी तक जरूर ये चीज़ें आपके जीवन में आना चाहिए था एकेडमिक जर्नी में। तो आपने यदि नहीं किए हो तो काफ़ी दुखद बात है, ये डेफिनेटली रहना चाहिए, और आपने इसको इग्नोर किया है यदि आपको ये चीज़ नहीं आता है तो यू शुड मस्ट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। तो मैं ये फॉर्मेट अभी नहीं बताने वाला हूँ, बट ये फॉर्मेट से आपको फैमिलियर रहना जरूरी है, क्योंकि मुझे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका सिलेबस नहीं है। कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका सिलेबस है, और जब कंसोलिडेशन है ना तो ये फाइनल अकाउंट के ऊपर है। पहले फाइनल अकाउंट बनता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। तो हम ना बेसिक बेसिक के चक्कर में ना बहुत बेसिक बेसिक के अंदर नहीं घुस सकते। हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे, हम आपको कंसोलिडेशन समझाएंगे। हाँ, लेकिन आपको यदि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है तो आपने गलत किया है आपके खुद के साथ। आपको पहले पुरानी चीज़ें, पुराना पाप बोलते हैं उसको पहले आपको पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अभी तो हम कंसोलिडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट है, ऐसा ना रहते हुए ऐसे खड़े बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, जिसको हम बोलते वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये बस थोड़ा सा मेरे को समझाना था आपको कि इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप सीधा गूगल कीजिए शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और यू विल गेट दैट। ठीक है सर, आप ये फॉर्मेट यहाँ दिखा भी तो सकते हो। हाँ, दिखा भी तो सकता हूँ। हमें बच्चों क्या आदत हो गई है, चम्मच से खाना खिलाओ, स्पून फीडिंग। हम गूगल पे दुनिया भर के इंस्टा का रील देखेंगे, हम बहुत सारे शॉर्ट्स बनाएंगे, हम बहुत सारे कॉमेडी वीडियो देखेंगे, लेकिन तो ये भी सर्च करो शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट, ये भी पहले सर्च करो, और आपको सर्च करके पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, पहले लोग लाइब्रेरी जाके किताब पलटाते थे भाई, आजकल ना हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, गूगल भगवान है, उसके बावजूद भी हम ढंग से सर्च करना नहीं सीखे हैं। तो यू शुड सर्च दैट एंड स्टडी दैट। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम आगे बढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल अ कंपनी, हम कंपनी को कंट्रोल कैसे करते हैं। सर, उसको ऐसा पकड़ के रखेंगे ना, कुछ करने ही नहीं देंगे, हर चीज हमसे पूछ के करेगा वो। कंट्रोल मतलब ये होता है ना, आपके हिसाब से हर कुछ हो रहा है, सब काम हो रहा है, मतलब आप किसी और को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। अब आप इतने भी छोटे बच्चे हो नहीं है कि मुझे आपको कंट्रोल का एग्जैक्टली समझाना पड़े। कंट्रोल किसे करते हैं आपको बेहतरीन पता है, लेकिन हम किसी कंपनी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर चर्चा के लिए ना हमने बहुत सारी जगह छोड़े हैं। अब ध्यान दो इसमें कैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 3 तो आपको पता भी है, पर ये आपको पता नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमें एक चीज और देखना होगा कि ओनर कौन होते हैं, ओनर कौन होते हैं। तो आपको पता होगा, इसके पहले हम थोड़ा कंपनी का शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कंपनी जो बनती है उसके ओनर कौन होते हैं। कंपनी के ओनर कौन होते हैं आप मुझे बताएंगे। देखो, प्रोप्राइटरशिप में ओनर रहता है भाई जिसका बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर होता है, 11वीं में पढ़े थे। पार्टनरशिप में दो ओनर होते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, पार्टनर्स होते हैं। कंपनी में क्या होते हैं, तो बेटा ये वीडियो लेक्चर है, फिर भी आप जरूर बोल रहे होंगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। सर जोर जोर से बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। शेयर होल्डर्स कौन रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं ओनर। अब नाम में ये शेयर को होल्ड किया हुआ, तो कंपनी शेयर इशू करती है, ये बात आपको पता है। जी हाँ, आपको पता ही होना चाहिए ये बात। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, और ये राजू है, राम है, श्याम है, ये लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं कंपनी का। नॉर्मली ये प्रमोटर भी हो सकते हैं, जिसने वो कंपनी बनाया है उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो मान लो इसके 10,000 शेयर है, कितने हजार शेयर है, 10,000 शेयर है ये कंपनी के। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ गया तो आपको काफ़ी आसानी होगी, आई प्रॉमिस। मैंने क्या बताया, ये कंपनी है, ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई इसका 10,000 शेयर रहेगा, और
एक शेयर रहेगा 10 रुपए का, एक शेयर रहेगा 10 रुपए का। मतलब ये कंपनी कितने से चालू होगा, 10,000 इंटू 10 हो जाएगा बच्चे 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए से ये कंपनी शुरुआत हो जाएगी। मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1,00,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने पहली बात किया शेयर कैपिटल के ऊपर के, ठीक है। अब कंपनी के पास ये पैसा आएगी कहाँ से, कंपनी खुद ये पैसा नहीं ला सकती। तो शुरुआत में नॉर्मली कौन होते हैं, प्रमोटर्स ही होते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो प्रमोटर्स मान लो है, वही हम फिर से वही ले लेंगे भाई, नाम के साथ क्यों भेदभाव। अब राजू थे, राम थे, और एक हम ऐसा नहीं, हम विमेन एम्पावरमेंट वाले कंट्री है अभी भैया हम, तो हमें एक विमेन का नाम भी इसमें लिखेंगे। किसी का नाम लिख देते भाई, राम जी है तो हमारी सीता जी भी रहेंगी यहाँ पे। भाई राजू ने 10,000 शेयर में से 3,000 शेयर राजू ने लिया है, राम जी ने भी 3,000 शेयर लिया है, 4,000 शेयर सीता जी ने लिया। ठीक है, तो राजू जी, राम जी और सीता जी, ऐसा करके कितने हैं, 10,000 शेयर हो गए। तो ओनर कौन हुए, शेयर होल्डर कौन, देखो प्रमोटर ने ही शेयर लिया, ये वाले पैसे देंगे ये लोग। राजू कितना पैसा देगा, 30,000। राम भी 30,000 रुपये पैसे देगा, और सीता 40,000 रुपये। टोटल पैसे कितना आ जाएगा कंपनी के पास, 1,00,000। और नॉर्मली यही लोग डायरेक्टर भी रहते हैं, शुरू में जो प्रमोटर होते हैं नॉर्मली वही लोग डायरेक्टर होते हैं, और वही लोग कंपनी को आगे चलाते हैं। तो ये कंपनी बन गई भाई, और कंपनी के पास ये ओनर हो गए। इनको ही हम शेयर होल्डर, यदि इन्होंने शेयर भी लिए हैं तो यही रहेंगे हमारे शेयर होल्डर्स, और यही रहेंगे हमारे ओनर। समझ में आ रहा है, ये कंपनी के ओनर अल्टीमेटली कौन है, राजू, राम और सीता। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि राजू और राम ने फैसला लिया कि हमें लखनऊ में एक प्रोजेक्ट डालना है। ध्यान देना यहाँ पे, राजू एंड राम ने फैसला लिया कि लखनऊ में हमें एक प्रोजेक्ट डालना है जिसमें हमें 50,000 रुपये लगने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट में ऑफिस खोलेंगे ये लोग। तो सीता जी को इसके अगेंस्ट में, सीता नहीं चाहेगी वो प्रोजेक्ट डालना। सीता बोल रही है कि हम नहीं डालेंगे वो प्रोजेक्ट। क्या ये कंपनी वो प्रोजेक्ट डाल पाएगी लखनऊ में कि नहीं डाल पाएगी, ध्यान देना है यहाँ पे कि 3,000 और 3,000 मिला के 6,000 शेयर हो गया राम और राजू के पास, जबकि सीता के पास कितना है, 4,000 शेयर ही है। तो यहाँ पे सीता अगेंस्ट में है, लेकिन 60% जो है शेयर होल्डर, ये दोनों मिला के कितना परसेंट शेयर है इनके पास, 60% शेयर है। तो 50% से ज़्यादा वोट क्या है, फेवर में है, और 50% से कम वोट अनफेवर में है। तो ज़्यादा वोट क्या है, किस में गया, फेवर में गया। तो वही प्लांट खुलेगा, प्रोजेक्ट बनेगा वो वाला। तो क्या लग रहा है कौन कंट्रोल किया भाई, इस बार इन दोनों ने कंट्रोल किया। अच्छा, यदि ये दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए बोले और ये सहमत ना हो, फिर इन दोनों की बात चलेगी। बेसिकली जिसके पास वोटिंग ज़्यादा है उसकी बात चलेगी, करेक्ट है कि नहीं है। अब इसी में सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, और ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देंगे। राजू के पास 6,000 शेयर है, राम जी के पास 2,000 है, और सीता के पास भी 2,000 है। अब बताओ, राजू ने फैसला किया कि नहीं लखनऊ में हम प्लांट नहीं खोलेंगे, जबकि राम जी और सीता जी का कहना है भाई कि हम लखनऊ में प्लांट खोलेंगे, हम प्रोजेक्ट डालेंगे। क्या होगा भाई, राजू के पास ज़्यादा शेयर है, 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है, राजू के पास है, तो राजू की बात मानी जाएगी। बराबर है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कंपनी कंट्रोल कौन करता है और कैसे होता है कंट्रोल। कंपनी एक से ज़्यादा लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अकेला आदमी भी कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली कोई चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वोटिंग पावर, मेजॉरिटी होना चाहिए। ठीक है ना, सरकार किसकी बनती है भाई,
जिसके पास मेजोरिटी है, गवर्नमेंट वही फॉर्म करती है ना। अभी अभी दिल्ली का इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया है वही। अभी तो इंडिया में बीजेपी चल रहा है फिलहाल, है ना। तो बीजेपी के पास मेजोरिटी है, तो वैसे ही जो मेजोरिटी रहेगा कंपनी में वही कंपनी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। करेक्ट है। तो वो ओनर्स जो मेजोरिटी स्टेक लेके है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, वो लोग जो फैसला करेंगे वही होने वाला है भाई कंपनी में। ठीक है। तो आई होप कोई चीज़ कंट्रोल कैसे होती है इसके बारे में आपको आइडिया, और कंपनी को कैसे कंट्रोल में किया जाता है इसके बारे में आपको आइडिया आ गया होगा। कंपनी में कोई भी काम वोटिंग से होता है। ज़्यादा डायरेक्टर जिस चीज़ को फेवर करेंगे वो काम होगा, शेयर होल्डर जिस चीज़ को अप्रूव करेंगे वो काम होगा। शेयर होल्डर में भी कितने 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर जिस काम को बोलेंगे वो काम होगा। तो कंट्रोल, यदि एक ही जन के पास 50% से ज़्यादा शेयर है तो अब सोच लो आप, अकेला उसका ही चलेगा, बाकी लोग तो माइनॉरिटी हो गए। अब ये कंपनी के बारे में आपको समझ गया। ये कंपनी का एक नाम देते हैं यार, ये कंपनी का नाम है राजू प्राइवेट लिमिटेड। सर कुछ और नाम भी तो दे सकते थे। बेटा राजू का 6000 शेयर है ना, राजू को तो उसने बोला नाम भी मेरे ही रहेगा। बोले ठीक है तुम्हारा ही नाम रहेगा। अब एक कंपनी और बनाया गया जिसका नाम है केशव प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान देना, अभी माहौल होने वाला है थोड़ा सा। ये नई कंपनी है, ये नई कंपनी है, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये तीनों ने डिसाइड किया कि ये कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। इन तीनों ने डिसाइड किया भाई, राजू, राम और सीता, ये तीनों ने डिसाइड किया कि केशव प्राइवेट लिमिटेड में हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। केशव प्राइवेट लिमिटेड का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है और वो बढ़िया बिजनेस करेगी, हमें उस कंपनी में पैसा लगाना है। ध्यान देना है यहाँ पे पूरा क्रक्स है अभी। अब केशव प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर केशव भी है और मिस्टर राघव है। ऐसी नाम है, मेरे को फ्रेंड नहीं है मेरे ये सब। और केशव प्राइवेट लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है भैया, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। कुल मिला के इसके पास कितना शेयर है, ये 20,000 शेयर है। कितना शेयर है, 20,000 शेयर है। एक शेयर 10 रुपए का, टोटल कैपिटल 2 लाख का है। अब यदि केशव ने 10,000 शेयर ले लिया और राघव ने 10,000 शेयर ले लिया, तो टोटल 20,000 शेयर तो इन दोनों के पास ही है। तो ये दोनों हो गए केशव प्राइवेट लिमिटेड के ओनर। करेक्ट है। तो इसमें इन तीनों का तो कोई रोल ही नहीं आया। लेकिन बच्चों मान लो यदि ये डिसाइड होता है, केशव भैया गरीब है, केशव राघव इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इन्होंने 3,000 शेयर लिया, इन्होंने 3,000 शेयर लिया। और इन ये जो राजू प्राइवेट लिमिटेड है, राजू, इसको अलग कलर से लिखना पसंद करूंगा मैं। ये देखो राजू प्राइवेट लिमिटेड, इसने लिया बचा हुआ शेयर जो कि आएगा 14,000। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। 3,000 शेयर केशव ने लिया। एक काम करो, थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना सर, थोड़ा और समीकरण को पास मिलाते हैं। 3 की जगह इन्होंने 4,000 लिया, इन्होंने 4,000 लिया और इन्होंने 12,000 लिया। ध्यान दो, यहाँ पे राजू, राम और सीता ने इन्वेस्ट किया क्या, नहीं। यहाँ पे राजू प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा लगाया। कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी ने दूसरे शेयर के कंपनी खरीदे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे राजू, राम और सीता ने शेयर नहीं खरीदे। केशव, राघव और राजू प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। राजू प्राइवेट लिमिटेड के ओनर ये तीन है। राजू प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है राजू, राम और सीता। लेकिन केशव प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है केशव, राघव और राजू प्राइवेट लिमिटेड। राजू भी नहीं, राजू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो। अब ध्यान देना, मेरे को बात बताओ, केशव राघव को
ये केशव प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी डिसीजन अब लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो एक बात बताओ, इनकी वोटिंग तो सिर्फ कितना है, 4,000 8,000, 40% आएगा ये, और इसकी वोटिंग है 60%। ये दोनों मिलके एक फैसला ले लिए, 8,000 शेयर है इनके पास, इन्होंने बोला ये काम करना है, इसके पास 12,000 शेयर, बोला हट नहीं करना है ना। केशव और राघव मस्त प्लान बना बना के आ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, राजू बोलते हैं, राजू प्राइवेट लिमिटेड हट, तुम्हारा वो फैसला गलत है, नहीं होगा। तो बेसिकली केशव और राघव को कोई भी काम करना है तो किससे पूछना पड़ेगा भाई, राजू प्राइवेट लिमिटेड से पूछना पड़ेगा। मतलब केशव प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है राजू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, समझ रहे हो। अब मेरे को बात बताओ, राजू प्राइवेट लिमिटेड को कौन कंट्रोल करता है, ये तीनों ओनर है, तुम समझो थोड़ा। केशव प्राइवेट लिमिटेड बगैर राजू प्राइवेट लिमिटेड के डिसीजन का कोई काम नहीं कर सकता, और राजू प्राइवेट लिमिटेड बगैर इन तीनों के डिसीजन के काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये तीनों इस कंपनी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो गया, ऐसे ही हो गया ना। ये तीनों ही तो इस कंपनी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बेचारा केशव और राघव तो कुछ काम का ही नहीं है। करेक्ट है, यही है कंट्रोल। भाई कंपनी के केस में कंट्रोल बोले तो सिंपल एक लाइन में समझ लो, जिसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, जो ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा है, उसका डिसीजन चलेगा और वही कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये भी कंट्रोल कर रहे, देख लो, ऐसे होती है कंट्रोल। अब ध्यान दो, ये जो 60% आ रहा है ना, ये 50% से ज्यादा होना, 50% से ज्यादा होना। यदि 50% से ज्यादा, कितना भी एक शेयर भी ज्यादा रहा चलता, यदि इनके पास इसके पास 5,000 शेयर है और इसके पास 4,999 है, 4,999 है, और इसके पास 10,000 एक शेयर है, सिर्फ एक शेयर इसके पास ज़्यादा है और उनके पास एक शेयर कम है, फिर भी राजू प्राइवेट लिमिटेड का ही वर्चस्व रहेगा वहाँ पे, केशव प्राइवेट लिमिटेड नहीं ले पाएंगे डिसीजन खुद से। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि राजू प्राइवेट लिमिटेड ही केशव प्राइवेट लिमिटेड को चला रहे हैं। हाँ, ये दोनों डायरेक्टर होंगे बेचारे, ये भी काम कर रहे होंगे, ये दोनों तीनों में से भी कोई एक डायरेक्टर वहाँ पे रह सकते हैं, नहीं भी रहे तो भी चलता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल कर रही है इसको, राजू कंपनी, राजू प्राइवेट लिमिटेड केशव प्राइवेट लिमिटेड को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। बराबर है कि नहीं है। राजू प्राइवेट लिमिटेड ने केशव प्राइवेट लिमिटेड का शेयर खरीदा, बराबर है, और 50% से ज़्यादा शेयर यदि खरीद लिया तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और राजू प्राइवेट लिमिटेड को अल्टीमेटली ये तीनों कंट्रोल करते हैं, है क्या नहीं। कुल मिला के वो कंपनी पे भी इन तीनों का दबदबा है। करेक्ट है, तो ये थोड़ा इस वे से लिंक रहता है। एक चीज़ और बताओ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा आएगा, देख लो। मान लो यहाँ पे कोई एक और कंपनी है, AB प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान दो, और केशव प्राइवेट लिमिटेड ने 50% से ज़्यादा शेयर ले लिया AB प्राइवेट लिमिटेड को, फिर अरे सर, अब AB प्राइवेट लिमिटेड को केशव प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करेगा, केशव प्राइवेट लिमिटेड को राजू प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करता है, राजू प्राइवेट लिमिटेड को ये तीन प्राणी कंट्रोल करते हैं। ऐसा चेन भी हो सकता है भाई, ए कंट्रोल कर रहा है बी को, बी कंट्रोल कर रहा है सी को। तो देखो, यदि सी का फैसला बी से पूछे नहीं कर सकते, सी प्राइवेट लिमिटेड ये सब कंपनी है, सी कंपनी का फैसला बी, क्योंकि बी ने शेयर खरीदा है सी का, ए ने शेयर खरीदा है बी का, तो यदि सी बी से पूछ के नहीं कर सकता काम, सी को कोई काम करना है, बी ने बोला आओ कर 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 अच्छा काम है, ए ने बोला बी को अबे तू नहीं होता डिसीजन लेने वाला, हमारा फैसला कौन सुनेगा। तो अल्टीमेटली सी कोई काम करना चाहता है, बी ने बोला आओ करो, लेकिन ए ने यदि मना कर दिया तो सी कर सकता है काम, नहीं कर सकता। ऐसा है भाई, चेन है।
क्योंकि बी तो ए के भरोसे लटका रहता है। अब ए को यदि उनके डायरेक्टर ने मना कर दिया तो वो काम नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। पर अभी डायरेक्टर पे नहीं जाएंगे। ए बी को कंट्रोल करता है, बी सी को कंट्रोल करता है, इसका मतलब ए किसको कंट्रोल कर रहा है, सी को भी कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि सी का फैसला लेने के लिए बी के पास जाना पड़ेगा, बी खुद फैसला नहीं ले सकता, उसको ए के पास आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सी का फैसला कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो सर ये तो बहुत हो गया, ये तो 3 कंपनी हो जाएंगी, और आगे आप जोड़ दोगे। इसलिए बच्चे ये पहले जो हमने इसमें पढ़ा ना, उसमें लिखा है कि भाई सिर्फ 2 कंपनी के रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम करना है, 3 कंपनी लाना नहीं है। 3 कंपनी लाओगे तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आज की डेट में। तो ये तीसरे हटाओ, हमें सिर्फ 2 ही कंपनी के बारे में क्वेश्चंस करने रहेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है थोड़ा? कंट्रोल करने के लिए आपको 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग आपके पास रहना चाहिए। ठीक है? और ये क्यों होती है आगे देखते ना यार, मेरा पूरा स्लाइड भी तो खत्म करना है। पेरेंट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ग्रुप कंपनी, आओ मैं इधर ही बता देता हूँ प्रीवियस लेक्चर में ही। देखो ध्यान देना, जिसने कंट्रोल किया उसको हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी। क्या बोलेंगे? पेरेंट कंपनी। इतना समझाने के बाद ये वर्ड लाया हूँ, ध्यान से देख लो। जो कंट्रोल करता है वो पेरेंट कंपनी है, जिसे कंट्रोल किया जा रहा है वो है सब्सिडियरी कंपनी। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जो कंट्रोल कर रहा है वो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट पिता है वो, भाई माता पिता जैसा है वो, और ये उसका बच्चा है, केशव प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो जो बच्चा है वो सब्सिडियरी, जो पेरेंट है वो पेरेंट से, है ना, ऐसा है वो। और ये केशव प्राइवेट लिमिटेड इसके पिताजी है, एबी प्राइवेट लिमिटेड का, क्योंकि यहाँ केशव प्राइवेट लिमिटेड एबी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल। तो इन दोनों का रिलेशन में देखा जाए तो ये हो जाएंगे पेरेंट, ये हो जाएंगे सब्सिडियरी। और यदि तीनों का रिलेशन देखा जाए तो हमेशा पेरेंट कंपनी ये रहेंगे, और ये दोनों कंपनी इसके लिए सब्सिडियरी कंपनी रहेगा, है ना। यहाँ पे बी और सी दोनों ही ए के लिए क्या रहेगा, सब्सिडियरी। और ये पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों को मिला के बोला जाता है ग्रुप कंपनी। आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं तो देखो बच्चों, ए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी लिमिटेड कंपनी है। मैं हर जगह जब भी अभी एबीसी बात कर रहा हूं, जब तक मैंने बताया नहीं कि शेयर होल्डर मतलब आपने कंपनी समझना है। ए यदि बी को कंट्रोल करता है, बी यदि सी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ए बी को कंट्रोल कर रहा है, बी सी को कंट्रोल कर रहा है। तो ए हो गया पेरेंट कंपनी और ये हो गया सब्सिडियरी कंपनी। यदि हम सिर्फ इन दो का रिलेशन देखें, इन दो का रिलेशन देखें, बी सी को कंट्रोल करते, तो बी यहां पे सी के लिए पेरेंट कंपनी हो गया और सी हो गया सब्सिडियरी कंपनी। इन दोनों को हम ग्रुप कंपनी भी बोल सकते, और इन दोनों का आपसी रिश्ता में इसको भी ग्रुप कंपनी बोल सकते, बी और सी को। और यदि हम तीनों को देखें तो बी सी को कंट्रोल कर रहा है, ए बी को कंट्रोल करता है, ए बी को भी कंट्रोल कर रहा है और ए सी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम ए बी सी मिला के भी ग्रुप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सी का फैसला बी ले रहा है, बी का फैसला ए ले रहा है, तो अल्टीमेटली ए सी का भी फैसला ले रहा है ना। जैसे आप अपने घर में हो, आपके छोटे भाई बहन है, आप बीच में हो, आपके मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा आपको आपके मम्मी पापा का सुनना है और आपके छोटे भाई बहन को आपका सुनना है, ठीक है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को कुछ बोलोगे, है ना, लेकिन यदि आपके मम्मी पापा ने बोल दिया कि वो छोटा वो नहीं करेगा, तो आपका बोलना कोई काम का नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो यदि पापा ने मना कर दिया तो आप बी सी के पास कुछ नहीं कर सकता है ना। पापा की सहमति है तभी बी और सी, बी का कुछ भी दबदबा सी पे रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये बोलूँ कि जो पेरेंट कंपनी है प्लस सब्सिडियरी कंपनी जो है, उन सबको मिला के हम बोलते हैं ग्रुप कंपनी। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ध्यान देना आप यहाँ पे थोड़ा, अभी हम अगले स्लाइड के ऊपर भी बढ़ चुके हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, मैं थोड़ा और आऊँगा पीछे, तो एक बार देख लो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं हम,
जैसे सेपरेट बैलेंस शीट रहता है वैसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, consolidated cash flow statement and notes and statement and explanation schedule which form the integral part thereof। मतलब कुल मिला के जो हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम कंपनी के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं लेकिन सबके सामने कंसोलिडेटेड लगाना है, और ये आती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हम करने भी वाले हैं, ये AS 21 में बताया गया है बच्चों। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरत क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सर इतनी देर से हम ये जो बातें कर रहे हैं उसकी जरूरत ही क्या है? सिलेबस में है ही क्यों ये चैप्टर, मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। जरूरत है यदि तुम एक बार ना, चलो हम फ्लैश बैक में चलते। ये तो बहुत सारी कहानी लिखा है, मैंने नोट्स में लिख के दिया है, आप उसको देख सकते हो। अभी हम थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चले, जब ये हम राजू प्राइवेट लिमिटेड और केशव प्राइवेट लिमिटेड की बात करेंगे। करो बात, तो चलो मैं करता हूँ बात। भाई राजू प्राइवेट लिमिटेड, केशव प्राइवेट लिमिटेड, AB प्राइवेट लिमिटेड, मान लो वैसे तो आपके सिलेबस में 2 ही कंपनी है, पर ऐसे केसेस जहाँ पे राजू प्राइवेट लिमिटेड केशव प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो राजू प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा कहाँ लगाया? केशव प्राइवेट लिमिटेड में लगाया, और केशव प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा AB प्राइवेट लिमिटेड में लगा दिया। अब भाई राजू प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है यार मैंने पैसा दिया था केशव प्राइवेट लिमिटेड को बिजनेस करने के लिए, वो वही पैसे को AB प्राइवेट लिमिटेड में लगा दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा AB प्राइवेट लिमिटेड बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ रहे हो? क्योंकि पैसा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वो कुछ पैसे यहाँ चले गए, 50-50%। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लगे तो अल्टीमेटली ये कंपनियां कर क्या रही है पता कैसे चलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट भाई राजू राम और सीता के बारे में तो सोचो। राजू राम सीता ने राजू प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाया, राजू प्राइवेट लिमिटेड ने केशव प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगा दिया, उसी पैसे को केशव प्राइवेट लिमिटेड ने AB प्राइवेट लिमिटेड में लगा दिया। अरे भाई चल क्या रहा है? बिजनेस कौन कर रहा है? राजू राम और सीता को समझेगा कैसे? मैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूं कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूं कि AB प्राइवेट लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूं? और दूसरी बात, इसमें सिर्फ राजू प्राइवेट लिमिटेड का भी हिस्सा थोड़ी है, इसमें तो केशव का भी हिस्सा है, राघव का भी हिस्सा है। तो ये कंपनी ने जो पूरी प्रॉफिट कमाई उसमें से राजू प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा कितना है ये भी तो पता चले। समझ रहे हो? देखो ये केशव प्राइवेट लिमिटेड जो काम करेगी, जो प्रॉफिट कमाएगी, जो एसेट रहेंगे, वो इन तीनों में बटेंगे, केशव में, राघव में और राजू प्राइवेट लिमिटेड में। भाई इन दोनों का हटने के बाद जो बचेगा वो राजू प्राइवेट लिमिटेड का है। अब राजू प्राइवेट लिमिटेड का जो हिस्सा है वो इन तीनों में बटेंगे। तो ये तीनों को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी के, मेरी कंपनी तो ठीक है, ये खुद की कंपनी को तो चला ही रही है, खुद की कंपनी के बारे में पता रहेगा, लेकिन जो पैसा इन्होंने यहाँ लगाया उनको कैसे पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है? जो पैसा इन्होंने यहाँ लगाया वो कैसे पता चलेगा? और ये तीन ही थोड़ा ना रहते इन्वेस्टर, ये तो प्रमोटर है। अरे भाई जब पब्लिक कंपनी, जब रिलायंस की बात करते हैं, जब टाटा की बात करते हैं, जब अदानी की बात करते हैं, जब ये सब बड़े बड़े लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स, सारी जो IT बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लिस्टिंग, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसका शेयर आप कल खरीद लोगे 9 बजे के बाद, जो आप खरीद बेच करते रहते हो, अरे आपको कैसे पता कि राजू लिमिटेड बराबर काम कर रही कि नहीं कर रही? आप तो शेयर खरीद रहे हो। पता चला केशव लिमिटेड का लॉस हो गया, तो भाई इसका इन्वेस्टमेंट लगाया ना 50% से ज़्यादा, तो राजू प्राइवेट लिमिटेड भी लॉस होगा। राजू प्राइवेट लिमिटेड का लॉस हुआ तो इसकी बैलेंस शीट पूरी गड़बड़ हो जाएगी, शेयर मार्केट खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई हमने कहाँ पैसा लगाया है, यदि वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और हमें शेयर होल्डर्स को उसको जानकारी नहीं है, तो डिसीजन कैसे लूँ मैं? अब आजकल भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग अलग अलग वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनियां खोलते हैं, ताकि एक तो टैक्स बेनिफिट हो सके, कुछ एक अलग एंटिटी, सेपरेट एंटिटी हो सके। बेसिकली टैक्स प्लानिंग होता है, कुछ एडिशनल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके कारण लोग अलग अलग कंपनी बना लेते हैं। कई बार भाई इन तीनों का काम, राजू प्राइवेट लिमिटेड का काम कोई अलग फील्ड में है, मतलब इंडस्ट्री अलग है, FMCG वाली इंडस्ट्री है, लेकिन केशव प्राइवेट लिमिटेड IT वाले काम करते। तो ये तीनों बेचारे यहाँ क्या करते थे? इन तीनों ने बोला देखे भाई पैसा लगा देता हूँ, बाकी काम तो केशव और राघव को ही करना पड़ेगा।
तुम समझ रहे हो? कई बार इंडस्ट्री अलग हो जाती है, करके भी हम दूसरे कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अरे पैसा कमाना है इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली यदि कई बार तो इंडस्ट्री भी अलग रहती है। आप देख सकते हो टाटा का एक ही काम नहीं है, टाटा स्टील भी है ना, टाटा का सीमेंट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टाटा का फास्ट फूड में भी है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो बोलते हैं, तो बहुत सारे जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, सुपर बाजार, ये वो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट है। अब अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए लोग अलग अलग कंपनी बना के रखते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम रिलायंस करता है ना, कभी सिम बेचते हैं, कभी पेट्रोल पंप खोलते हैं, कुछ भी करते रहते हैं कभी ना कभी। तो भाई इतने सारे काम जब करते हैं ये लोग, तो अलग अलग कंपनी बनाते हैं। हम डिसीजन मेकर, अरे भाई हमने जो पैसा लगाया वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं कौन से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूं? तो बोले कंपनीज एक्ट में रेगुलेटर ने बोले, हमारी गवर्नमेंट ने बोली भैया बहुत कंफ्यूजन है, एक इन कंफ्यूजन को दूर करो और आप ग्रुप कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। सबके सेल्स एक जगह लाओ, सबका प्रॉफिट एक जगह लाओ, सबके एसेट्स एक जगह लिखो, सबके लायबिलिटी एक जगह लिखो, और मैं एज अ ग्रुप, मैं जो शेयर होल्डर हूँ, अब मुझे मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा कुल मिला के इतने एसेट है, कुल मिला के इतने लायबिलिटी है, कंसोलिडेट करो। सबके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना तुम्हारे पूरे ग्रुप में, अलग अलग कंपनियों को, सबको एकत्रित करो, सारे एसेट्स को ऐड करो, सारे लायबिलिटी को ऐड करो, इनकम को ऐड करो, एक्सपेंस को ऐड करो, प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को ऐड करो, और फिर बताओ शेयर होल्डर को। जब एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेगा जिसमें सारे ग्रुप कंपनीज, सारे पेरेंट तो एक ही कंपनी रहेगा लेकिन सब्सिडियरी सारे और पेरेंट कंपनी, तो आज जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा ना, उससे बोले इन्वेस्टर को अच्छी जानकारी मिलेगी करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सिलेबस में रखा गया है। सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, कौन बनाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बच्चों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेरेंट कंपनी की, मतलब राजू प्राइवेट लिमिटेड ये बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केशव प्राइवेट लिमिटेड को भी बनाना पड़ सकता है यदि वो एबी प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखी है तो। कुछ छूट है, एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे कंसोलिडेशन किसी किसी को नहीं करना पड़ता है। बच्चों पहले इंट्रोडक्शन में सब कुछ नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहले लेक्चर में ना, इंट्रोडक्शन में नॉर्मली जनरल बातें किया जाता है ना, ऐसा नहीं बताने का कि मुझे नहीं आता है भाई, हाँ मेरे को आता है, ठीक है, मैंने सीए किया है, मैंने ये सब चीज़ की पढ़ाई किया है और आज भी पढ़ता हूँ, तो आई नो थिंग्स। आपको कई बार आप क्या है दूसरे लेक्चर्स देखते हो, वहाँ कुछ अलग बताई जाती है, देन यू विल कंपेयर मी कि हाँ सौरभ सर को कुछ आता जाता है नहीं, इधर उधर की बातें बताते, कई चीज़ें तो छोड़ देते हैं। मैडम सभी टीचर का पढ़ाने का एक अपना स्टाइल होता है, मेरा एक अपना स्टाइल है पढ़ाने का, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब हम पूरे लेक्चर खत्म करेंगे ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस में है, भाई सिंपल प्रॉब्लम है यार, तो सिंपल जितने भी एस्पेक्ट्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और जो आपको जानकारी होना चाहिए उतना मैं बता के जाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने भरोसा करना है, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे जो भी एक्सेप्शंस है, जो भी बारीकी है, जो स्पेशल केसेस है, जो हमारे इंट्रोडक्शन में छूट भी रहा है, वो हम डिटेल्स में कवर करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड क्या है? तो नीड तो समझ गया, पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। आप सुन रहे हो ना, बिल्कुल सुनते जाओ। नाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज व्हिच ग्रुप रेफर टू अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडियरी। ग्रुप कौन होता है बच्चों? पेन गिर गया, 2 मिनट रुको भाई। तो देखो ग्रुप होता है, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप रेफर्स टू पेरेंट एंड सब्सिडियरी, पेरेंट कंपनी और उसके जितने भी सब्सिडियरी है, जितने भी उसके बच्चे हैं जिसमें 50% से ज़्यादा उसका स्टेक है, उसको आप कंबाइन करेंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप। और ग्रुप का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे जैसे कि वो सिंगल एंटिटी का हो, वो 3 एंटिटी का अलग अलग नहीं, वो तीनों को मर्ज करके ऐसा उसको प्रेजेंट करेंगे जैसे वो सिंगल एंटिटी का हो, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं कि कौन पेरेंट कंपनी है, कौन सब्सिडियरी कंपनी। पेरेंट कंपनी नीड टू इन्फॉर्म द यूजर्स about the financial position and result of operation। result of operation मतलब प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पेरेंट कंपनी को भाई इन्फॉर्म करना है। यूजर्स मतलब कोई भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके लेंडर्स हो सकते हैं जो आपको लोन्स वगैरह देते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं,
वेंडर्स हो सकते, क्रेडिटर्स हो सकते। जो भी व्यक्ति जिसका आपके कंपनी में इंटरेस्ट हो वो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पसंद करेगा। रेगुलेटर्स होते हैं भाई, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी लोगों को इंटरेस्ट रहती है भाई क्या है जो ग्रुप क्या कर रहे हो, तुम पैसे इधर उधर तो नहीं घुमा रहे हो। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। फॉर दिस पर्पज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द पेरेंट कंपनी। ध्यान देना, जिसको हम होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी भी उसी को बोलते हैं। पेरेंट कंपनी को जो होल्ड कर रहा है शेयर को वो होल्डिंग कंपनी है। to provide financial information about a parent and its subsidiaries as a single economic entity। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आ रहा है कि समझ में बिल्कुल आना चाहिए। बहुत ही इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। नीड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीड ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप और भी थोड़ा गूगल पे पढ़ सकते हो, थोड़े वही वही और टेक्निकल वर्ड लिखे रहते, पर कुल मिला के जितना समझाया उतना काफ़ी है। सर ये 9 स्लाइड कुछ दिख रहा है, एक बार देख लो ना। कंसोलिडेशन की प्रोसीजर क्या है? तो बच्चों ये जो अभी ये जो स्लाइड है ना, ये मेरा अगले जो लेक्चर चालू होगा उसकी शुरुआत रहेगी। तो बस हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में कंक्लूड करेंगे। ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको ये समझेगा कि प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान देना है। तो ये वर्ड्स पहली बार आपके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रीड करने की जरूरत है ना? तो रीड करेंगे उसको हम। तो भाई कंबाइन लाइन बाय लाइन आइटम्स, हम सारे एसेट्स को लाइन बाय लाइन जोड़ेंगे। बिल्डिंग को हम तीनों की बिल्डिंग को दोनों कंपनी की बिल्डिंग को जोड़ देंगे। दोनों कंपनी के प्लांट मशीनरी की वैल्यू एक जगह लिख देंगे। दोनों कंपनी के फर्नीचर की वैल्यू एक जगह लिख देंगे। दोनों कंपनी के क्रेडिटर्स एक जगह लिखेंगे, लोन्स एक जगह लिखेंगे। टोटल कर दे जाना है, सिंपल। एंड दोनों कंपनी का सेल का टोटल एक जगह लिखेंगे, परचेस का, स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, सारे एक्सपेंसेस का। आप समझ रहे हो? बस लाइन बाय लाइन आइटम को क्या करना है, हमें ऐड करना है। एलिमिनेट पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। बच्चे टेक्निकल है थोड़ा सा, आप बस रीड करो। हाँ, एलिमिनेट करना मतलब होता है उसके इफेक्ट को हटाना, नलीफाई करना। तो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट जो रहता है ना सब्सिडियरी में, जैसे हमने पैसे लगाए ना, जो 50% शेयर खरीदना है तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी, इसको भी एलिमिनेट करना होता है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 4 मार्क 8 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं यदि आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने को आता है, इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अरे भाई केशव और राघव माइनॉरिटी है भाई, जो ज़्यादा है होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है, उसके अलावा जो शेयर बच गए बाकी लोगों ने जो है, उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है। कुछ इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमें एलिमिनेट करने होते हैं। कुछ हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कुछ हमें अनरियलाइज्ड लॉसेस, इसके बारे में भी हमें कुछ एलिमिनेशंस करने पड़ सकते हैं। सर इसमें से सारे वर्ड्स पहली बार सुने, कुछ कुछ वर्ड्स इसके पहले सुने थे, लेकिन ये जो हेडिंग्स है ना एकदम नया है, तो करके तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सीधा लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करने से नहीं हो जाता है। यदि पहला आइटम छोड़ दो तो दूसरे से लेकर 9वां आइटम तक जो है ना, वो आइटम्स को हम बोलेंगे, यदि हम एक शब्द में बोले तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट करना सीखना ही अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव तो वो है कि हम कंसोलिडेशन करते कैसे, कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या है। अभी तक तो मैं चर्चा कर रहा था कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होता है, पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी एक ही है। सब्सिडियरी कंपनी कौन होता है, ग्रुप कंपनी किसे कहते हैं, जरूरत क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। भाई ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, थेरी बेस है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डर है, ये तो हो गए। मेन है हम कंसोलिडेशन प्रोसीजर करते कैसे है। तो उसमें इतने सारे पॉइंट्स को जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक पॉइंट का कैसे कैसे इस्तेमाल होगा हम उसको देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसमें से भी आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि डिफ़िकल्ट लेवल के जब क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट का इस्तेमाल होता है वो क्वेश्चन में। लेकिन यदि सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे तो सारे एस्पेक्ट का इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन में नहीं करना है। और अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये टॉपिक नया है, एकदम अलग सा है, मज़ा आता है। लेकिन मज़ा के लिए नई चीज़ हमेशा थोड़ी सी तकलीफ देगी। यदि आप कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करेंगे और इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है आपको ये टॉपिक 100% समझ में आएगा। तो हम अगले लेक्चर में, देखो ख़त्म हो गया मेरे पूरे स्लाइड्स, मैंने आज इतना ही बनाया था। मैं कल हम चर्चा करेंगे सेकेंड लेसन जिसको हम बोलेंगे, है ना। मैंने अब लेक्चर बोलना बंद कर दिया, लेक्चर नहीं समझो इसको, अपने आप के लिए एक सीख समझिए, लेसन समझिए। और आज हमारा ये फर्स्ट लेसन था और आपने ज़रूर इसको समझा होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच। एंड लेक्चर शेयर जरूर करो। मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ने ज़रूरी है, मेरे लाइक्स बढ़ने ज़रूरी है, मेरे व्यूज बढ़ने ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें। आपको पसंद आ रहा है, पसंद आना ही चाहिए यार, क्यों नहीं आएगा, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। ज़्यादा तारीफ हो गया, चलो आपको उम्मीदें समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।